नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं खामोशी दुनिया। मेरी जुबानी एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आपकी रात की नींद उड़ जाए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान एक छोटे से गांव के रहने वाले एक बाड़मेर इलाकों की है, जिनका नाम विक्रम सैनी। तो चलिए अब यह कहानी विक्रम सैनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम विक्रम सैनी है। अगर यह बात मैं आज लिख रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि जिस रात जो कुछ मैंने देखा वह इंसान को इंसान नहीं रहने देता, और शायद तुम में से कोई इस जगह जाने की गलती न कर दे। कहानी शुरू होती है राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे भूले हुए गांव खरवाला से। यह गांव नक्शों में है, पर लोग इसे मरे हुओं का चौपाल कहते हैं। कारण, इस गांव में पिछले 3 दशक से एक भी त्योहार नहीं मनाया गया। कोई नाच नहीं, कोई शादी नहीं, कोई चूल्हा शाम के बाद नहीं जलता। सूर्य ढलता है और पूरा गांव दरवाजे बंद कर लेता है। इसी गांव में एक जगह है, पुराना चौपाल। टूटी हुई चारपाइयां, फटे पर्दे, मिट्टी में धंसी पुरानी लालटेन और दीवारों पर काले धब्बे, जैसे किसी ने खून से हाथ मारकर निकाला हो। गांव वाले कहते हैं, सूर्य ढलते ही चौपाल जिंदा हो जाता है। उसमें बैठकर उन लोगों की रूहें बात करती हैं जिनकी मौत बिना दफनाए हुई थी। मैं अफवाहों पर विश्वास नहीं करता, इसी जिद ने मुझे मारा। मैं शाम 6:45 पर खरवाला पहुंचा। हवा गर्म थी, पर अजीब ढंग से भारी, जैसे किसी कमरे में धूप बत्ती बुझाकर दरवाजा बंद कर दो। गांव के बुजुर्ग भैरू काका ने मुझे रोका। बेटा, कैमरा लेकर आए हो? मत जाओ उस चौपाल में, वहां बिठाती है वो। मैंने पूछा, कौन? भैरू काका ने सीधे मेरे चेहरे में देखा। उनकी आंखों में डर ऐसा था जैसा मरने से पहले आदमी के अंदर होता है, जिसे गांव दुल्हन की रूह कहता है, जो बैठाने के बाद वापस नहीं जाने देती। मेरी रीढ़ सुन्न हो गई। फिर भी मैं गया। चौपाल बिल्कुल जंगल की तरफ था, गांव के परे, जहां हवा भी अलग लगती थी। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी ठंडी हो गई। मैंने कैमरा ऑन किया। लाल बत्ती चमकी। चौपाल में कोई नहीं था, बस पुरानी खुजली खाती लकड़ी की मेज, जंग लगा लौटा और दीवार पर फटे हुए पोस्टर, जैसे किसी शादी का कार्ड कभी चिपकाया गया हो। लेकिन तभी मेरी टॉर्च की रोशनी एक कोने में टिक गई। कोने में कोई बैठा था, सिर झुका हुआ, लंबे काले बाल, लाल शादी का लहंगा, हाथों में चूड़ियां जो बिना हवा के भी टिक टिक कर रही थीं। मेरा दिल जम गया। मैंने धीरे से कहा, कौन कौन है? वह हिली नहीं, बस बालों की वजह से चेहरा नहीं दिख रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम ऐसा जैसे जमीन मेरे नीचे धंस रही हो। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, उसकी चूड़ियां तेज बजने लगीं। टकट कट कट कटक। अब आवाज मेरे कानों को चीर रही थी। मैं रुक गया। टॉर्च कांप रही थी, कलाई पसीने से भीग चुकी थी। अचानक उसका सिर खुद ब खुद ऊपर उठा। चेहरा पूरा काला, कोई आंख नहीं, कोई होंठ नहीं, सिर्फ 2 सफेद गड्ढे और एक फटा हुआ मुंह, जैसे किसी ने चेहरे को उखाड़ दिया हो। वह मेरे सामने बैठी, सीधा मुझे देखते हुए, और फिर वह पहली बार बोली,
बोल, बात करेगा या बैठूं तेरी जगह? उसकी आवाज मानो दो महिलाएं एक साथ बोल रही हों, एक जवान, एक बूढ़ी। मेरे पैर पत्थर के हो गए। मैं बोल नहीं सका। वह फिर बोली, बोलना मेहमान बना है या दूल्हा? मेरी नब्ज बंद होने लगी। तभी उसके पीछे बैठे कोने में हवा बिना वजह चीर गई, जैसे किसी ने पास से दौड़ते हुए अदृश्य हाथ मारा हो। और चौपाल के काले दरवाजे में एक लिखावट चमकी, जो बैठ गया वो उठेगा नहीं। चौपाल के अंदर उस दुल्हन जैसी रूह मेरे सामने बैठी थी। उसके फटे चेहरे का काला रंग ऐसा लग रहा था जैसे कोयले पर खून फैला हो। उसके सफेद गड्ढे जैसी आंखें मुझ पर टिकी थीं, बिना पलक झपकाए, बिना हिले, बस घूरती हुई। मैंने बोलने की कोशिश की, तो तुम कौन हो? उसने हाथ उठाया। लाल चूड़ियां धीरे धीरे खड़कने लगीं, टक टक टक। फिर उसने उंगली मेरी ओर की और आवाज आई जैसे किसी कब्र से हवा निकलती है। मैं वही हूं जो चौपाल नहीं छोड़ती और जिसे चौपाल छोड़ता नहीं। मैंने डरते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? वह मुस्कुराई। उसकी होंठ नहीं हिले, चेहरा नहीं हिला, सिर्फ मुस्कान का आकार फैल गया, जैसे किसी ने खाल को दो हिस्सों में काट दिया हो। उसने धीरे से कहा, मैं बस एक जगह चाहती हूं जहां से कोई उठ न सके। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज गई। मैं पीछे हटने लगा, पर उसके चारों तरफ हवा भारी होने लगी, जैसे दीवारें आगे बढ़ रही हों। अचानक मेरे पीछे किसी ने हंसते हुए दौड़कर मेरे कान के पास कहा, पीछे मत देख। मैं ठिठक गया, सांस बंद हो गई। मैं धीरे से गर्दन घुमाता हूं और मेरे ठीक पीछे एक काला सा आदमी खड़ा था। ऊंचा, पतला चेहरा पूरा कोयले जैसा और आंखें लाल। वह धीरे से बोला, दुल्हन से नजर मत हटाना, वरना तू खड़ा रह जाएगा और वो बैठ जाएगी। मेरी समझ नहीं आ रहा था, ये मुझे बचा रहा है या डराने आया है। दुल्हन अचानक खड़ी हो गई। उसकी चूड़ियां तेजी से हिलने लगीं। अब वह मेरे बेहद करीब थी, इतनी करीब कि उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं, एक बुरी सड़ी हुई महक। उसने मुट्ठी मेरी छाती पर रखी और फुसफुसाई, आ बैठ मेरी जगह। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी चौपाल के बाहर किसी औरत की रोने की आवाज आई, इतनी भारी, इतनी दर्द भरी कि भीतर की हवा कांपने लगी। दुल्हन ठिठक गई। उसकी सफेद आंखों में पहली बार डर आया। वह धीरे से बोली, न, वो नहीं। मैंने पूछा, कौन? उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। फिर चौपाल के दरवाजे पर एक लंबी परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे अंदर आई। नाक से लेकर कमर तक पूरी तरह फटी, चेहरा बिल्कुल काला और आंखें आग की तरह लाल। उसने दुल्हन की ओर उंगली की। तूने बैठे हुए लोगों की रूहें खाईं, अब तेरा नंबर है। दुल्हन चिल्लाई, नहीं, ये मेरा चौपाल है। परछाई आगे बढ़ी और दुल्हन पहली बार पीछे हटने लगी। उसकी चूड़ियां तेजी से बजने लगीं और चौपाल की दीवार पर लाल अक्षरों में कुछ लिखा उभर आया, आज किसी एक का अंत तय है। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या मैं यहां से जा सकता हूं? दुल्हन और वो परछाई दोनों मेरी तरफ देखीं और एक साथ कहा, नहीं। मेरी टांगें सुन्न हो गईं और तभी काले आदमी ने मेरा कंधा पकड़ा और फुसफुसाया, भाग, जब तक तू जीवित है। मैं भागने के लिए मुड़ा, पर चौपाल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लकड़ी की आवाज गूंजी, धड़ाम। अब मैं तीनों के बीच फंस चुका था। मैं, दुल्हन और वो परछाई, और किसी के भी बचने की जगह नहीं थी। चौपाल का दरवाजा बंद हो चुका था। अंदर की हवा भारी, गंदी और ठंडी हो गई थी, जैसे मौत सांस ले रही हो। मेरे सामने दो रूहें आमने सामने थीं, दुल्हन की रूह और काली परछाई, और मैं उनके बीच एक जिंदा देह जो दोनों के लिए शिकार थी। दुल्हन की चूड़ियां इतनी तेज बज रही थीं कि कान फटने लगे। वह गुस्से से कांप रही थी, ये चौपाल मेरा है, मेरे बिना कोई नहीं बैठेगा। परछाई बिना हिले बोले, तूने मरने से पहले जिसे मार दिया, आज वही तुझे लेने आया है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मतलब दुल्हन ने किसी को मारकर उसकी जगह बैठाई थी। मैंने डरते डरते पूछा, तुम दोनों में झगड़ा किस बात का है? दुल्हन ने झट से मेरी ओर देखा। उसके चेहरे का काला हिस्सा और गहरा हो गया। चुप, तेरा काम सिर्फ बैठना है। परछाई धीरे धीरे आगे आई। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, पर हर कदम पर जमीन कांपती थी। उसने मुझसे कहा, ये रूह पहले खुद इंसान थी। दूल्हा उसे मंडप में छोड़कर भाग गया तो उसने उसी रात एक पूरे परिवार की बलि ले ली। मैं शौक में खड़ा था। दुल्हन चिल्लाई, झूठ, सब झूठ। मैंने किसी को नहीं मारा, उन्होंने मुझे मारा था। उसने अपने चेहरे की ओर इशारा किया।
उन्होंने ही मेरा चेहरा जला दिया था, मुझे दुल्हन बनाकर चौपाल में छोड़ दिया था और मैं सड़ती रही। उसकी आवाज टूट गई। आंसुओं की जगह काले धुएं की धार बहने लगी। परछाई बोली, लेकिन तूने बदला लिया, सबको मारकर उनकी रूहें बांध दी। दुल्हन की आंखें लाल हो गईं। वह काली परछाई की ओर झपटी। दोनों रूहें भिड़ गईं, इतना तेज कि हवा में चिंगारियां उठीं। चौपाल की दीवारें कांप गईं। छत पर से मिट्टी गिरने लगी। लकड़ी की चौखट फटने लगी। मैं दीवार से सटकर खड़ा था। दोनों रूहें आग की तरह टकरा रही थीं। कहर जैसा माहौल था। कभी किसी की चीख, कभी चूड़ियों की ध्वनि, कभी हवा में किसी के कपड़े उड़ते, कभी काला धुआं, कभी लाल चमक। परछाई चिल्लाई, इस चौपाल का शाप तू खत्म कर चुकी है, अब तुझे भी जाना होगा। दुल्हन चीखी, नहीं, ये मेरी जगह है, मैं नहीं जाऊंगी। और तभी दोनों की टक्कर से चौपाल की एक दीवार पूरी तरह टूट गई। धीरे धीरे रात की हवा अंदर दाखिल होने लगी। दुल्हन चीखते हुए बोली, नहीं, दरवाजा मत खुलने देना। अगर हवा अंदर आ गई तो मैं खत्म हो जाऊंगी। परछाई ने मेरी ओर देखकर कहा, अगर तू इस रूह से बचना चाहता है तो दरवाजा पूरा खोल दे। दुल्हन ने चीखकर कहा, ऐसा किया तो तू भी मरेगा। हवा इस चौपाल में किसी को नहीं छोड़ती। मैं दो रूहों के बीच फंस गया था और दोनों का दाम मुझ पर था। एक तरफ दुल्हन, एक बदकिस्मत पर खतरनाक रूह जो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहती। दूसरी तरफ परछाई जो दुल्हन को खत्म कर चौपाल को मुक्त करना चाहती थी। मुझे फैसला लेना था, दरवाजा खोलूं या बंद कर दूं। अगर दरवाजा खोलूं, दुल्हन खत्म, पर शायद मैं भी। अगर बंद कर दूं, दुल्हन मुझे अपनी जगह बैठा देगी और फिर मेरा शरीर, मेरी रूह यहां बंद हो जाएगी। मैंने गहरी सांस ली और दौड़कर दरवाजे की ओर झपटा। दुल्हन पीछे से चीखी, ना, अगर तूने दरवाजा खोला तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरे हाथ दरवाजे पर थे और मैं उसे खोलने वाला था कि तभी काली परछाई मेरे पास आकर बोली, कर दे। मैंने आंखें बंद की और पूरा दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। तेज हवा आंधी की तरह अंदर घुसी। चौपाल दहल उठा। हवा काली धूल के साथ घूमने लगी और दुल्हन ने इतनी जोर की चीख मारी कि मेरी रूह कांप गई। ना! दरवाजा खुलते ही घाटी से आती काली आंधी चौपाल में ऐसे घुसी जैसे किसी ने 100 कैदियों को एक साथ आजाद कर दिया हो। हवा में रेत, धूल, राख और किसी जले हुए फूल की बू सब मिलकर इतना घना अंधेरा बना रहे थे कि मुझे अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। दुल्हन की रूह हवा के बीच लाल लहंगे के साथ हवा में लहराते हुए उछल रही थी। उसके बाल चारों दिशाओं में बिखर चुके थे। चेहरा और काला, आंखें सफेद से लाल हो चुकी थीं। वह मेरा गला पकड़ने के लिए झपटी, लेकिन हवा ने उसे पीछे धकेल दिया। उसकी चीख चौपाल की दीवारों को चीर रही थी। नहीं, ये हवाएं मुझे खत्म कर देंगी। ये मेरी जगह, मेरी सांस सब ले जाएंगी। परछाई बीच में खड़ी हो गई। उसका शरीर हवा में स्थिर, चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे हर अंत पहले से जानती हो। वह दुल्हन से बोली, तेरा समय पूरा हो चुका है। जिन्हें तूने यहां बांध रखा था उनकी रूहें बाहर इंतजार कर रही हैं। दुल्हन पागलों की तरह चिल्लाने लगी, नहीं, मैंने सबको अपने साथ रखा। मुझे मंडप में छोड़ दिया था। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं क्यों जाऊं? उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि एक पल को मेरे दिल में दया आई, लेकिन अगले ही पल मैंने देखा हवा में घूमते हुए चौपाल की ओर 6 रूहें आ रही थीं, उन्हीं की जिन्हें उसने मारा था। धीरे धीरे वे सब दुल्हन के चारों ओर खड़ी हो गईं। एक आदमी जिसके गर्दन पर रस्सी के निशान थे, एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें खोखली थीं, एक किशोर जिसका सीना फटा हुआ था, एक बच्चे की रूह जिसके कपड़े सड़े हुए, एक किशोरी जिसके गले पर चोट का निशान और एक दूल्हा जिसका चेहरा डर से जम चुका था। दुल्हन पीछे हटने लगी। उसकी चूड़ियां खुद ब खुद टूटने लगीं। छन्न छन्न छन्न। परछाई ने कहा, ये वही लोग हैं जिन्हें तूने चौपाल में बैठाकर मार दिया था। अब ये तुझे तुम्हारी जगह दिखाएंगे। दुल्हन घुटनों पर गिर गई। उसकी आवाज कांप रही थी, मुझे माफ कर दो। मुझे सिर्फ शादी चाहिए थी, थोड़ा सा प्यार, बस थोड़ी सी जगह। लेकिन रूहें उसके पास आ चुकी थीं। एक एक करके वे उसके अंदर उतरने लगीं। पहली रूह गई। दुल्हन चीखी,
दूसरी गई, उसका चेहरा और काला हो गया। तीसरी, उसकी नब्ज रुकने लगी। चौथी, उसका शरीर कांपते हुए उठ गया। पांचवी, उसकी आंखें काले धुएं में बदल गईं। छठी, आखिरी रूह और दुल्हन का शरीर एकदम से नीचे गिर पड़ा। एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने खोपड़ी तोड़ दी हो। काला धुआं उसके शरीर के चारों ओर घूमकर ऊपर उठता गया और हवा में गायब हो गया। परछाई धीरे से बोली, शाप खत्म। और उसी क्षण चौपाल की सारी दीवारें एक साथ ढह गईं। मिट्टी, लकड़ी, काले पत्थर सब बिखरते चले गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, ऊपर आसमान अब साफ था। हवा सामान्य हो रही थी और गांव में दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, जो वर्षों बाद पहली बार सुनाई दी। परछाई मेरी ओर आई। उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं, वह अब इंसान की तरह लग रही थीं। उसने कहा, अब तू सुरक्षित है। चौपाल अब किसी को कुर्सी पर नहीं बैठाएगा। मैंने कांपते हुए पूछा, और तुम? वह बोला, मैं अब मुक्त हूं। जितने लोग उसने बांध रखे थे सब आज आजाद हो गए। मैंने पूछा, तो अब तुम कहां जाओगे? वह हल्का मुस्कुराया, जहां रूहें जाने के बाद जाती हैं, इस दुनिया से अलग और हमेशा के लिए दूर। और वह धीरे धीरे हवा में घुलता गया। चंद सेकंड में वह पूरी तरह गायब हो चुका था। मैं अकेला खड़ा था, टूटी चौपाल के मलबे के बीच। सन्नाटा था। गांव पहली बार शांत था। शाप खत्म हो चुका था। मैंने गहरी सांस ली और एक बात समझ गया, कुछ जगहों का अंत सही समय पर हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि अगर वो जगह बची रहे तो कई जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। मैं गांव से बाहर निकला। मेरे पीछे चौपाल का मलबा चांदनी में चमक रहा था, जैसे कोई अंतिम विदाई दे रहा हो। और तब मुझे पता चला, कहानी यहीं खत्म है, सचमुच खत्म। यहां से आगे कुछ भी नहीं बचा। कहानी समाप्त। दोस्तों, आज की यह रहस्यमयी रात यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही एक और सिहरन भरी घटना के साथ। तब तक खामोशी को सुनते रहिए।